मेरा दोबारा जन्म हो चुका था और आंख खुलते ही मैंने सबसे पहला काम क्या किया, अपने ड्राइवर को फोन घुमाया और कड़क आवाज में कहा, सुनो, मुझे स्कूल से पिक करने के लिए हमारे गैरेज की सबसे महंगी और चमचमाती कार लेकर आओ। आखिर मुझे यह कदम क्यों उठाना पड़ा? उस धोखेबाज टाइलर की वजह से। उस कमीने ने मेरे बचपन के दोस्त के सामने ऐसे ऐसे नाटक किए थे कि पूरे स्कूल को लगने लगा कि मैं इस आलीशान स्कूल का सबसे गरीब बच्चा हूँ। हद तो तब हो गई जब उसने खुद को शहर के सबसे बड़े झिंकवान परिवार का असली यंग मास्टर वारिस घोषित कर दिया। छुट्टी का घंटा बजा। वह अपनी नकली अमीरी का चश्मा चढ़ाए मेरे पास आया और बड़े एहसान जताने वाले अंदाज में बोला, ईथन, अगर तुम्हारे पास घर जाने के लिए गाड़ी नहीं है तो तुम मेरी लग्जरी कार में बैठ सकते हो। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक स्कूल के मेन गेट पर टायरों की आवाज गूंजी। एक चमचमाती दुनिया की सबसे चुनिंदा ग्लोबल लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस आकर रुकी। पूरा स्कूल हैरान रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी कार का दरवाजा खुला। सफेद दस्ताने पहने ड्राइवर बाहर निकला। भीड़ को चीरता हुआ सीधा मेरे पास आया। उसने झुककर पूरी इज्जत से कहा, छोटे मालिक, बड़े साहब ने आपको घर ले जाने के लिए गाड़ी भेजी है। मैंने बहुत ही शांत अंदाज में कहा, ठीक है। जैसे ही मैं कार की तरफ बढ़ा, पीछे खड़े लड़कों के होश उड़ गए। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ईथन, ये ईथन कैसे हो सकता है? भाई, ईथन का असली बैकग्राउंड क्या है? उसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? एक लड़के ने टाइलर को कोहनी मारते हुए पूछा, टाइलर, तुम तो ईथन के बड़े करीब बनते हो ना, बताओ ना, उसके परिवार की असली हैसियत क्या है? इस एक पल में टाइलर इवांस का चेहरा देखने लायक था। उसे अपने चेहरे पर एक जोरदार अदृश्य थप्पड़ महसूस हुआ। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। जिस रोल्स रॉयस में मैं बैठ रहा था, उसे खरीदने का सपना देखना भी उसके बस की बात नहीं थी। टाइलर ने गुस्से और जलन में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं कार की पिछली सीट पर आराम से बैठ गया। रियर व्यू मिरर शीशे में मैंने देखा कि टाइलर के पिता उसे लेने के लिए अपनी पोर्श कार लेकर आए थे। लेकिन भाई, मेरी रोल्स रॉयस के जलवे के आगे उस पोर्श की कोई औकात ही नहीं थी। मेरी इस बदली हुई फरमाइश को देखकर ड्राइवर अंकल ली भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने हंसते हुए पूछा, छोटे मालिक, आपको तो कभी ये तड़क भड़क और दिखावा पसंद नहीं था, फिर आज अचानक? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अंकल ली, मैंने अपना मन बदल लिया है। आज के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज कार से ही लाया और ले जाया जाए। जितना ज्यादा दिखावा हो सके उतना अच्छा, और हाँ, हो सके तो हर दिन एक अलग कार होनी चाहिए। अंकल ली का चेहरा खुशी से खिल उठा। छोटे मालिक, आपको यह काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। सच तो यह था कि मैं एक बेहद अमीर और रसूखदार परिवार का इकलौता लाडला था। घर में मुझे इतनी शिद्दत से पाला गया था कि घर वालों को डर रहता था कि कहीं जोर से पकड़ने पर मुझे चोट न लग जाए या मुंह में रखने पर पिघल न जाऊं। मुझे तो पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, लेकिन वेंस परिवार के साथ बचपन में तय हुई शादी की वजह से मैं उनकी लड़की के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इस नॉर्मल से लिंचिंग हाई स्कूल में आ गया था। मैंने अंकल ली की तरफ देखा। क्या आज रात कोई डिनर पार्टी है? जी छोटे मालिक, आज रात मिस वेंस के साथ आपकी शादी को लेकर डिनर तय है। बहुत बढ़िया, मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मुझे अपने पिछले जन्म की एक एक बात साफ याद थी। पिछले जन्म में इसी डिनर के दौरान मेरे माता पिता इस सगाई को तोड़ना चाहते थे, लेकिन क्लो वेंस की माँ हाथ धोकर पीछे पड़ गई कि शादी तो मेरे ही घर में होगी। क्लो खुद इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन वह अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर थी। मजबूर क्यों ना हो, वेंस परिवार पूरी तरह बर्बादी की कगार पर खड़ा था। अगर मेरे परिवार की मदद नहीं मिलती तो 6 महीने के अंदर उनका दीवाला निकल जाता और वे सड़क पर आ जाते। पिछले जन्म में मेरा दिल पिघल गया था। मैं अपनी उस बचपन की दोस्त से चुपके चुपके प्यार करता था, इसलिए मैं उसका परिवार बर्बाद होते नहीं देख सका। मैंने सगाई नहीं तोड़ी और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद क्लो से शादी करने के लिए मान गया। पर इस जन्म में मैं दोबारा वैसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करूंगा। जल्द ही हमारी रोल्स रॉयस आलीशान 4 सीजन्स होटल के गेट पर रुकी। जैसे ही मैं कार से उतरा, मेरी नजर क्लो वेंस पर पड़ी, जो अभी अभी वहाँ पहुंची थी। वह जानबूझकर होटल के गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी तरफ आते देख उसने बेहद रूखे और घमंडी लहजे में कहा, ईथन, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने बिना किसी हाव भाव के उसकी आंखों में देखा और बेहद आराम से कहा, शांत हो जाओ, मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, क्लो की भौहें तन गईं। वह एकदम हैरान रह गई। उसे अच्छे से पता था कि मैं उससे एक तरफा प्यार करता था। ये बात एक बेवकूफ भी भांप सकता था। भले ही मैंने कभी खुलकर नहीं कहा था, लेकिन वह जानती थी कि मैं उस पर मरता हूँ। लेकिन आज जब मैंने सीधे कह दिया कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं शादी नहीं करना चाहता, तो उसे झटका लगा। फिर उसने एक नफरत भरी मुस्कान के साथ सोचा, रिजेक्ट होने के बाद इसका अहंकार जाग गया है, इसलिए नाटक कर रहा है। हम दोनों होटल के VIP प्राइवेट डाइनिंग रूम के अंदर पहुंचे। मेरे माता पिता पहले से ही वहाँ शाही अंदाज में बैठे थे। वेंस परिवार की तरफ से सिर्फ मिसेस वेंस, क्लो की माँ, आई थी, क्योंकि क्लो के पिता का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। जैसे ही क्लो और मैंने कमरे में कदम रखा, मिसेस वेंस तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने लपक कर मेरा हाथ थाम लिया और बेहद नकली प्यार जताते हुए बोली, ईथन बेटा, देखो तो तुम्हें कुछ ही दिनों में कितने पतले हो गए हो, लेकिन सच कहूँ तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे अच्छे से याद था कि मिसेस वेंस कितनी मतलबी और केवल अपना फायदा सोचने वाली औरत थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस जन्म में पासा पूरी तरह पलट चुका है। मुझे अच्छे से याद था कि पिछले जन्म में क्लोई से शादी करने के बाद इस मिसेस वेंस ने मेरी पूरी दौलत हड़पने की घिनौनी साजिश रची थी। शादी तो बहुत बाद में हुई, वो तो शादी से पहले ही हमारी प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाई बैठी थी। बाद में मिसेस वेंस ने अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से बिताने के लिए पूरी तरह मेरे ही पैसों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि जब क्लोई ने मुझे धोखा देकर टाइलर से शादी की थी, तब भी ये मिसेस वेंस बड़े चमकीले और ग्लैमरस कपड़े पहनकर उस शादी में नाचने पहुंची थी। मिसेस वेंस के उसी नकली चापलूसी भरे चेहरे को देखकर मुझे घिन आ गई। जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, आंटी वेंस, आपकी आंखें शायद धोखा खा रही हैं। सच तो ये है कि पिछली बार के मुकाबले मेरा वजन 10 पाउंड और बढ़ गया है
खैर छोड़िए, चलिए आज सीधे काम की बात करते हैं। मेरा यह रूखा और ठंडा रवैया देखकर मिसेस वेंस का चेहरा उतर गया। उन्हें सबके सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी माँ की यह हालत देखकर बगल में खड़ी क्लोई को बहुत मिर्ची लगी। वह गुस्से में तमतमाकर बोली, इथन, तुम मेरी माँ से इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? मैंने बिना डरे कहा, मैं बस सच कह रहा हूँ। क्लोई, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे इस बेरुखे जवाब पर क्लोई ने नफरत भरी हंसी हंसते हुए कहा, इथन, अपना ये यंग मास्टर वाला रोब अपने पास ही रखो, समझे? मुझे अच्छे से पता है कि तुम हमारे वेंस परिवार को नीची नजर से देखते हो। तुम्हें लगता है कि हमारा परिवार अपनी औकात से ज्यादा की उम्मीद कर रहा है। देखो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो ना। ये सुनते ही मिसेस वेंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गुस्से में क्लोई के हाथ पर एक थप्पड़ मारा और डांटते हुए बोली, क्लोई, तुम अभी बच्ची हो, ये कैसी बकवास कर रही हो? चुप रहो। असल में मिसेस वेंस जानती थी कि उनका वेंस परिवार इस समय बर्बादी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। अगर आज उन्होंने हमारे रईस परिवार का साथ खो दिया तो सिर्फ माँ बेटी मिलकर डूबते हुए वेंस परिवार को कभी नहीं बचा पाती। लेकिन क्लोई का घमंड तो 7वें आसमान पर था। उसने अपनी नाराजगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की और चिढ़कर बोली, माँ, मुझे मत रोको। मैंने जो कुछ भी कहा वह 100% सच है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरे माता पिता के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। कुछ पल पहले तक वे जो मेहमान नवाजी का नाटक कर रहे थे वह अब खत्म हो चुका था। अब वे चाहकर भी जबरदस्ती मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया कि क्लोई हमेशा से उनके लाडले बेटे को कितनी घटिया नजर से देखती थी। मेरी माँ ने कड़े लहजे में कहा, लगता है तुम्हारी बेटी भी मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती। मिसेस वेंस, मुझे लगता है कि हमें यह शादी यहीं रद्द कर देनी चाहिए। मिसेस वेंस के तो हाथ पांव फूल गए। वो मेरे पिता के आगे हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई, मिस्टर राइट, भाई साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। क्लोई तो बस नादानी कर रही है, बच्ची है वो, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मैं खुद क्लोई से कहकर ईथन से ठीक से माफी मंगवाऊंगी। और वैसे भी क्या ईथन हमेशा से क्लोई को पसंद नहीं करता आया है? इन दोनों बच्चों के बीच बस प्रेमी प्रेमिका वाली थोड़ी बहुत अनबन हुई है ना ईथन? मिसेस वेंस ने बड़ी उम्मीद और चिंता से मेरी ओर देखा। उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह क्लोई के प्यार में पिघल जाऊंगा। लेकिन मैंने बेहद बेपरवाही से कहा, आंटी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्लोई और मेरे बीच हमेशा सिर्फ बचपन के दोस्तों जैसा ही लगाव रहा है, कोई प्यार व्यार नहीं है। और रही बात शादी की, तो अभी अभी होटल के गेट पर क्लोई ने मुझे साफ साफ बता दिया कि वह मुझे जरा भी पसंद नहीं करती और मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। और सच कहूँ तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली और आखिरी हथौड़ा मारा। इसलिए मैं आज यहाँ आप सबके सामने सब कुछ साफ करने आया हूँ। मैं क्लोई के साथ ये सगाई यहीं और इसी वक्त तोड़ रहा हूँ। मेरी ये बात सुनते ही मिसेस वेंस के होश उड़ गए और क्लोई तो मानो वहीं पथरा गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। वह पूरी तरह अवाक थी। उसे अपने घमंड पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि मैं उससे चुपके चुपके पागलों की तरह प्यार करता था और उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़का कल तक उसके पीछे घूमता था वह आज अचानक इतनी आसानी से सगाई तोड़ने के लिए कैसे मान गया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी हैरान रह गए। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा हूँ। पिछले जन्म में वे मुझे लगातार समझाते रहे कि वेंस परिवार की लड़की से शादी मत करो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। आज अचानक मुझे अपना मन बदलते देख वे भी दंग थे। मैंने वेंस परिवार को आखिरी बार देखा और कहा, आंटी, अब हम यहाँ खाने के लिए नहीं रुकेंगे और हाँ, आज के बाद हमारे दोनों परिवारों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये कहकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और अपने माता पिता के पास चला गया। मम्मी, पापा, चलिए यहाँ से। अपने माता पिता को ठीक अपने सामने सही सलामत बैठे देखकर मेरी आंखें भर आईं। पिछले जन्म में मेरी इसी जिद की वजह से क्लोई को हमारे परिवार को बर्बाद करने का मौका मिला था। साफ साफ कहूँ तो क्लोई एक आस्तीन की सांप और एहसान फरामोश भेड़िया थी। पिछले जन्म में मेरे माता पिता ने डूबते हुए वेंस परिवार की करोड़ों रुपए देकर मदद की थी। फिर भी बाद में जब हमारे पैसों की बदौलत वेंस परिवार ताकतवर हो गया और क्लोई को पूरी सत्ता और रुतबा मिल गया, तो उस अकृतज्ञ औरत ने सबसे पहले हमारे ही परिवार के बिजनेस को बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि क्लोई के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था और उसकी सोच बहुत छोटी थी, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि मेरे माता पिता ने जो मेरी शादी उससे करवाई थी वह वेंस परिवार के लिए एक बेइज्जती की बात थी। उसे लगता था कि हमारे परिवार ने उस पर कोई एहसान थोप दिया था, इसलिए जैसे ही उसे ताकत मिली वह हमारे परिवार को खत्म करने और अपनी उस तथाकथित बेइज्जती के दाग को मिटाने के लिए पागल हो गई। मैंने मन ही मन कसम खाई, उसके जैसी मतलबी औरत हमारे परिवार से जरा सी भी मदद पाने की हकदार नहीं है। रात के खाने के लिए जब हम घर लौटे तो मैंने तय किया कि मुझे अब अपनी सेहत पर ध्यान देना है और अपना वजन कम करना है। मेरी माँ ने मेरे सगाई तोड़ने के फैसले पर एक भी कड़वा शब्द नहीं कहा। वह मुस्कुराई और चुपचाप रसोई से खाने की एक प्लेट लेकर मेरे कमरे में आ गई। मेरे सामने टेबल पर उबली हुई सब्जियां और झींगे प्रॉन्स रखे थे। उन्हें देखकर मैं थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। तभी मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बड़े ही प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा, चाहे तुम कितना भी वजन कम करना चाहो, तुम खाना नहीं छोड़ सकते। अब से मैं खुद शेफ से कहकर तुम्हारे लिए एक स्पेशल डाइट मेनू तैयार करवाऊंगी। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मम्मी और पापा का मेरे साथ होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था। इस दोबारा मिली जिंदगी को जीने के बाद मुझे आखिरकार समझ आया कि परिवार की असली अहमियत क्या होती है। पिछली जिंदगी में मैं अपने बढ़े हुए वजन और लुक को लेकर हमेशा हीन भावना, इनसिक्योर से घिरी रहती थी। मैंने अपने माता पिता से मिलने वाले सच्चे और बेपनाह प्यार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था और नकली प्यार पाने की उम्मीद उन बाहरी और मतलबी लोगों से लगा रखी थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच माँ। मैंने अपना सिर झुकाया और आंखों में खुशी के आंसू लिए उन उबली हुई सब्जियों के बड़े बड़े कौर खाने लगी। अब मुझे वेंस परिवार का नामो निशान अपनी जिंदगी से मिटाना था। मैंने पक्का मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 3 महीनों में मुझे अपना वजन कम करना ही है। अगले दिन भूख के मारे मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरा सिर चकरा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने हिम्मत करके वजन नापने वाली मशीन पर पैर रखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा वजन अचानक 5 पाउंड कम हो चुका था। खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मैं बहकी नहीं। मुझे अच्छे से पता था कि यह सिर्फ शरीर का पानी, वाटर वेट कम होने की वजह से हुआ है। असली चर्बी घटाना एक लंबी तपस्या है
और मैं इसमें जरा भी डील देने के मूड में नहीं थी। अब स्कूल में मेरा रुतबा बदल चुका था। रोजाना नई नई लग्जरी कारों में मेरा आना जाना देखकर दूसरे स्टूडेंट्स के सीने पर सांप लौट रहे थे। मैं जैसे ही क्लास में अपनी डेस्क पर बैठी, टाइलर रेंगता हुआ मेरे पास आया और उसने बड़ी हमदर्दी जताते हुए चॉकलेट का एक महंगा डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसे देखकर मेरे दिमाग की बत्ती जली। कम उम्र में मैं अपने शरीर को लेकर थोड़ी परेशान जरूर रहती थी, लेकिन सच कहूँ तो मैं बचपन में ज्यादा मोटी नहीं थी। बाद में अचानक अजीब तरीके से मेरा वजन बढ़ने लगा था। उस समय मुझे लगा कि शायद पढ़ाई के तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब दोबारा जन्म लेने के बाद मुझे समझ आया कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मेरे मोटे होने का समय ठीक उसी समय से शुरू हुआ था जब मेरी जिंदगी में टाइलर आया था। वह कमीना मुझे स्वादिष्ट खाने का लालच तो देता ही था, लेकिन साथ ही मेरा वजन बढ़ाने के लिए चुपके से किसी दवा का भी इस्तेमाल कर रहा था। टाइलर ने बड़े प्यार से मक्खन लगाते हुए कहा, ईथन यार, मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत दिखाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम वजन कम करने के लिए कितनी जान लगा रही हो। लो, एक छोटा सा टुकड़ा खा लो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती चॉकलेट मेरे हाथ में थमा दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस बार उसका पाला पुराने ईथन से नहीं था। मैं अचानक जोर से चिल्ला पड़ी। मेरे चिल्लाते ही चॉकलेट का डिब्बा छिटक कर सीधा जमीन पर जा गिरा। क्लास में अचानक हंगामा मच गया। उसी वक्त क्लास ले रही इंग्लिश टीचर का ध्यान हमारी तरफ गया। उन्होंने कड़क आवाज में डांट लगाई और सीधा आगे बढ़कर वह महंगी इंपोर्टेड चॉकलेट जब्त कर ली। इंग्लिश टीचर को वह चॉकलेट ले जाते देखकर टाइलर का चेहरा डर और गुस्से से पीला पड़ गया। चीजों का जब्त होना तो बहुत छोटी बात थी, असली डर यह था कि उन चॉकलेट्स में कुछ मिलाया गया था। टाइलर की यह गंदी चाल नाकाम हो चुकी थी और मैं चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ गई। वैसे हमारी इंग्लिश टीचर की एक गंदी आदत थी, उन्हें दूसरों की चीजों का मुफ्त में फायदा उठाने का बड़ा शौक। चॉकलेट का डिब्बा इतना कीमती था कि जब्त होने के बाद अब वो सीधे टीचर के पेट में ही जाने वाला था। मैं मन ही मन मुस्कुराई। मैं देखना चाहती थी कि जब सच सामने आएगा तो टाइलर इस रायते को कैसे समेटेगा। पलक झपकते ही रिसेस, आधी छुट्टी का समय हो गया। क्लास खत्म होते ही टाइलर बिना वक्त गंवाए सीधे इंग्लिश टीचर के ऑफिस की तरफ भागा ताकि अपनी गलती मानकर किसी तरह वह चॉकलेट का डिब्बा वापस ला सके, वरना उसकी पोल खुल जाती। लेकिन टीचर ने उसकी एक न सुनी और चॉकलेट वापस नहीं मिली। थके और उदास चेहरे के साथ जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो ठीक सामने उसकी मुलाकात क्लोई से हो गई। टाइलर को इतना परेशान देखकर क्लोई ने पूछा, टाइलर तुम ऑफिस के चक्कर क्यों काट रहे हो, क्या हुआ? टाइलर ने मनगढ़ंत वजह बता दी। जैसे ही क्लोई ने मेरे बारे में सुना वह थोड़ी असहज और चिढ़ गई। उसने टाइलर का हाथ पकड़कर कहा, टाइलर तुम्हें आगे भी उस ईथन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार स्विमिंग पूल में क्या हुआ था? तुमने खुद मुझे बताया था ना कि ईथन ने ही तुम्हें जानबूझकर पानी में नीचे खींचा था। उसकी नीयत शुरू से ही खराब है। ऐसे घटिया इंसान से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोई को इस तरह अपने बचाव में खड़े देखकर टाइलर के दिल में लड्डू फूटने लगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे चमचमाती लग्जरी कारों में आते जाते देखकर टाइलर के पेट में जो मरोड़ उठ रही थी वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने दबी आवाज में पूछा, क्लोई मैं एक बात पूछना चाहता था, क्या ईथन का परिवार सच में बहुत अमीर है? मैं देख रहा हूँ कि आजकल वह हर दिन एक से बढ़कर एक नई कार में आता है। उनके पास बहुत पैसा होगा, है ना? क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त हो? क्लोई ने तुनक कर कहा, मेरा उस ईथन से अब कोई लेना देना नहीं है। उसके परिवार के पास पैसा है या नहीं, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। टाइलर को जब क्लोई की आवाज में मेरे लिए साफ नफरत सुनाई दी तो उसने राहत की सांस ली और घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी क्लोई, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। टाइलर के उस डरे हुए चेहरे को देखकर क्लोई को लगा कि वह शायद ज्यादा सख्त हो गई थी। उसने उसे दिलासा देते हुए प्यार से कहा, ठीक है, रो मत। मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं दोबारा उसे पसंद न करने लगूं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं ईथन जैसे बदसूरत, मोटे और अजीब इंसान को कभी अपनी जिंदगी में घास भी नहीं डालूंगी। ये सुनते ही टाइलर के कान शर्म से लाल हो गए। वह खुशी से गदगद हो गया। क्लोई मुस्कुराई और आगे बढ़कर टाइलर की बाहों में समा गई। दोनों एक दूसरे में खोए ही थे कि अचानक टाइलर की नजर क्लोई के कंधे के पीछे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वहाँ मैं खड़ी थी। मैं अभी अभी सीढ़ियों से ऊपर आई थी और मैंने इन दोनों का यह शर्मनाक नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे देखते ही टाइलर के होश उड़ गए, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने झटके से घबराकर क्लोई को खुद से दूर धकेला और हकलाते हुए बोला, ये ईथन, गलत मत समझना, अभी अभी जो तुमने देखा। लेकिन क्लोई का घमंड तो अलग ही लेवल पर था। टाइलर की घबराहट देखकर वह चिढ़ गई और उसने दोबारा आगे बढ़कर टाइलर को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े घमंड से कहा, ईथन यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और सुन लो, टाइलर अब मेरा ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है। क्लोई ने मेरी तरफ बेहद नफरत और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह बेताबी से मेरी आंखों में दिल टूटने का दर्द और पछतावे के आंसू देखना चाहती थी। आखिर पिछले जन्म में मैं उसके पीछे एक वफादार पिल्ले की तरह घूमता जो था, उसके लिए पागल था, यहाँ तक कि उसके कहने पर अपना वजन कम करने की कोशिश भी कर रहा था। वह अपने घमंड में चूर होकर चाहती थी कि मुझे एहसास हो कि उससे शादी करने से मना करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ठीक उसी समय जब क्लोई मेरे चेहरे पर दुख के भाव देखने का इंतजार कर रही थी, मैंने बिना किसी इमोशन के एकदम ठंडे दिमाग से उन दोनों लव बर्ड्स की तरफ उंगली उठाई और सीधे डीन ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल के बड़े अधिकारी को आवाज दे दी, जो इत्तेफाक से राउंड मारते हुए ऊपर ही आ रहे थे। मैंने जोर से कहा, डीन सर देखिए, क्लोई और टाइलर यहाँ छुपकर डेटिंग कर रहे हैं। डीन को अपनी तरफ गुस्से में आते देख टाइलर के हाथ पांव फूल गए। उसने क्लोई को झटके से खुद से दूर धकेल दिया। टाइलर और क्लोई जो पूरे स्कूल में सबसे सीधे और आदर्श छात्र माने जाते थे, उन्हें इस तरह रंगे हाथों एक दूसरे को गले लगाते देख डीन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों के दोनों अभी के अभी मेरे साथ ऑफिस चलो। डीन उन दोनों को पकड़कर ले जाने लगे। ऑफिस जाने से पहले क्लोई ने मुझे ऐसी खूंखार नजरों से देखा मानो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। लेकिन क्लोई की इस बचकानी हरकत से मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। इस जन्म में अभी की क्लोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। क्लास खत्म होने के बाद टाइलर का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ
हुआ था। वह पूरी तरह निराश होकर क्लासरूम में लौटा। बाकी छात्र मक्खियों की तरह टाइलर के आसपास जमा हो गए और पूछने लगे कि ऑफिस में क्या हुआ, लेकिन टाइलर ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ आंखों में अंगारे लिए मुझे घूरता रहा। तभी क्लासरूम का दरवाजा झटके से खुला। क्लोई गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर आई। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाई, इथन यहाँ आओ मेरे साथ। क्लोई की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह लगभग मुझे घसीटते हुए क्लास से बाहर ले जा रही थी। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि इस बददिमाग लड़की को दूसरी बार कैसे सबक सिखाया जाए। तभी अचानक एक गोरा खूबसूरत हाथ हमारी आंखों के सामने आया और उसने क्लोई की कलाई को दबोच लिया। एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी, छोड़ो उसे। यह आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लगी, ठीक वैसी ही जैसी मैंने अपने पुनर्जन्म के पहले पल में सुनी थी। जब मैंने देखा कि सामने नताली वेंस खड़ी है तो क्लोई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भड़क कर बोली, तुम नताली, तुम भी इस ईथन का साथ देना चाहती हो? क्लोई ने नताली का हाथ झटकने की पूरी कोशिश की, लेकिन नताली अपनी जगह पर चट्टान की तरह स्थिर खड़ी रही। उसने क्लोई का हाथ ऐसे जकड़ा था कि क्लोई के लिए खुद को छुड़ाना नामुमकिन हो गया। ये देखकर कि वह नताली के सामने इतनी कमजोर पड़ गई है, क्लोई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी उसकी नजर क्लास के कोने में बैठी टाइलर पर पड़ी। क्लोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जिस लड़के को वह पसंद करती है उसके सामने उसकी इतनी बेइज्जती हो जाए। गुस्से और बौखलाहट में उसने अचानक अपनी सैंडल से नताली के पेट पर एक जोरदार किक लात मार दी। नताली इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वह पीछे रखे डेस्क से जाकर जोर से टकराई। मैंने बिना वक्त गंवाए तुरंत कॉरिडोर की तरफ मुंह किया और जोर से चिल्लाया, टीचर देखिए, क्लोई यहाँ लोगों को मार रही है। ईथन, अपनी बकवास बंद करो और चुप हो जाओ। क्लोई का चेहरा गुस्से से फट रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शोर शराबा सुनकर हमारी होमरूम टीचर, क्लास टीचर भागती हुई वहाँ आ गई। उन्होंने अंदर आते ही देखा कि नताली अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़े दर्द से कराह रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। दूसरी तरफ क्लोई गुस्से में तमतमाई हुई मेरी नाक के सामने उंगली दिखा रही थी। अब टीचर के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्लोई, एक ही दिन में तुम कितनी बार तमाशा करोगी? बस बहुत हुआ। आज क्लास खत्म होने के बाद अपने माता पिता को स्कूल बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। टीचर तुरंत क्लोई को हाथ पकड़कर बाहर ले गई। मैं तुरंत पीले पड़ चुके चेहरे वाली नताली की तरफ मुड़ा। मैंने फिक्र के साथ कहा, नताली चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी स्कूल के मेडिकल रूम ले चलता हूँ। नताली कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैंने आगे बढ़कर उसे सीधे अपनी गोद में उठा लिया। नताली पूरी तरह हैरान रह गई और आंखें बड़ी करके मेरे चेहरे को देखती रह गई। यह नजारा देखते ही क्लास के बाकी बच्चों के बीच हड़कंप मच गया। सब शोर मचाने लगे। दूसरों को इस तरह कानाफूसी करते देख नताली ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी नजरें इतनी ठंडी और तीखी हो गईं कि क्लास का हर एक बच्चा डर के मारे कांप उठा। किसी की भी आगे एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। नताली को शायद मेरा इस तरह गोद में उठाना पसंद नहीं आया। उसने तुरंत मेरी कलाई पकड़ी, गोद से उतरी और मुझे खुद क्लासरूम से बाहर खींचकर ले जाने लगी। जिस हाथ से नताली मुझे खींच रही थी मैंने उसे ध्यान से देखा। मैं साफ देख सकता था कि नताली के कान थोड़े लाल हो गए थे। वह शर्मा रही थी। तभी मेरे दिमाग में अपने पुनर्जन्म का वो सीन आया जब मुझे स्विमिंग पूल के पानी से बाहर निकाला गया था और किसी ने मुझे सीपीआर देकर मेरी जान बचाई थी। मैंने अचानक चलते चलते कह दिया, नताली, उस दिन पूल में मुझे सीपीआर देने वाली तुम ही थी ना? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मैं खुद भी हैरान रह गया। दूसरी तरफ नताली को मानो बिजली का झटका लगा हो। उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया जिससे वह मुझे खींच रही थी। वह घबरा कर बोली, सॉरी, मेरा ऐसा तुम्हारे करीब आने का कोई इरादा नहीं था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे मैंने ये कब कहा कि तुम्हारा कोई गलत इरादा था? मैं तो बस तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। नताली ने आगे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मुंह फेर कर इन्फर्मरी की ओर चली गई। इन्फर्मरी के अंदर डॉक्टर ने नताली की चोट की जांच की और कहा, कोई बड़ी चोट नहीं है, बस ये सनफ्लावर ऑयल औषधीय तेल लगा लो, ठीक हो जाएगा। वैसे इसकी एक बोतल $80 की है, तुम सीधे काउंटर पर जाकर पैसे दे सकती हो। $80 की कीमत सुनते ही नताली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने डॉक्टर से कहा, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ी और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। मैं जल्दी से नताली के पीछे भागा, नताली सुनो तो। लेकिन नताली का मेरा इंतजार करने का कोई मूड नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब मैं बेचैनी से उसके पीछे दौड़ रहा था तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने लगा। मुझे गिरता हुआ देखकर नताली ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया और मुझे कसकर संभाल लिया। उसने फिक्र से पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया कि मैं ठीक हूँ। फिर मैंने चुपके से अपनी जेब से सनफ्लावर ऑयल की एक नई बोतल निकाली और उसे जबरदस्ती नताली के कोमल हाथों में थमा दिया। मैंने कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी चोट गंभीर तो नहीं है, लेकिन दर्द जरूर होगा। मैं आजकल वजन कम करने की ट्रेनिंग में इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम भी इसे आजमा कर देखो, दर्द गायब हो जाएगा। अपने हाथ में सनफ्लावर ऑयल की उस बोतल को देखकर नताली कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी इतनी परवाह भी कर सकता है। मुझे अच्छी तरह पता था कि नताली वेंस परिवार की नाजायज बेटी थी। मिसेस वेंस और क्लोई उसे हमेशा परेशान करती रहती थी और घर की नौकरानी की तरह रखती थी। अब जब वेंस परिवार दाने दाने को मोहताज था और आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो मिसेस वेंस के लिए नताली की पढ़ाई और खर्च के लिए पैसे देना और भी मुश्किल हो गया था। नताली ने कुसुम का तेल सनफ्लावर ऑयल वापस मेरी तरफ बढ़ा दिया और रूखेपन से कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नताली के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने मुस्कुरा कर कहा, देखो नताली, मैं तुम्हें यह तेल मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बदले में कुछ मिलने की बात सुनकर नताली के कदम रुक गए। उसने मुड़कर मुझे देखा। मैंने बात आगे बढ़ाई, मुझे पता है कि वेंस परिवार में पैसों की कितनी तंगी है, साथ ही तुमने पूल में मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करना चाहता हूँ। उसने अपनी ठंडी आंखों से मुझे घूरा। कैसी डील? तुम्हें पता है कि मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम रोज मेरी एक्सरसाइज कराने और वजन कम करने में मेरी मदद करो तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें हर महीने $500 दूं? ये भारी भरकम रकम सुनकर नताली ने माथे पर बल डाला। मैं इतने पैसों के हकदार नहीं हूँ, ये बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, बेशक मैं तुम्हें पूरे पैसे
पैसे तभी दूंगी जब तुम्हारी ट्रेनिंग से मुझे सच में कोई नतीजा दिखेगा। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से एक $100 के कुछ कड़क लाल नोट निकाले और कुसुम के तेल के साथ नताली के कोमल हाथों में थमा दिए। यह इस हफ्ते का तुम्हारा एडवांस इनाम है। इसे मेरी तरफ से यानी ईथन की तरफ से जान बचाने का एक छोटा सा शुक्रिया समझो। और हाँ, अब से हर दिन लंच ब्रेक में और दोपहर की छुट्टी के समय एक्सरसाइज के लिए ग्राउंड में मेरा इंतजार करना। नताली के हाँ कहने से पहले ही अचानक क्लास की घंटी टन टन करके बज गई। मैंने नताली का हाथ खींचा और क्लासरूम की तरफ दौड़ने लगा। जल्दी करो नताली, क्लास शुरू हो रही है। जब मैं अपनी क्लासे में वापस लौटा तो देखा कि अभी तक टीचर नहीं आए थे, लेकिन मेरी डेस्क और कुर्सी किसी ने बेरहमी से जमीन पर पलट दी थी। मेरी किताबें, बैग और सारा सामान जमीन पर कचरे की तरह बिखरा पड़ा था। ये खौफनाक नजारा देखकर मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, आंखें लाल हो गईं। उसी समय क्लासरूम के सारे बच्चे अपनी सांसें रोककर मुझे ही देख रहे थे। मैंने पूरी क्लास को घूरते हुए दहाड़ लगाई, सामने आओ, किसने किया ये सब। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, पूरे क्लासरूम में मौत का सन्नाटा छा गया। किसी की छू तक करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी टाइलर का चमचा केविन जो अपनी सीट पर अकड़ते हुए और कॉलर ऊंचा करते हुए बोला, अरे कौन जाने भाई, शायद हवा का झोंका आया हो और डेस्क खुद ब खुद गिर गई हो। लेकिन जो भी हो, क्लास के चुगलखोरों को तो ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए। केविन का यह घमंडी रवैया देखकर मुझे एक सेकंड में समझ आ गया कि यह सारा रायता इसी ने फैलाया है, क्योंकि केविन हमेशा टाइलर की चापलूसी करता था। मैंने एक फीकी खतरनाक हंसी हंसी। मैं बिना कुछ बोले सीधे आगे बढ़ा और बिना वक्त गंवाए जोर से लात मारकर केविन की पूरी डेस्क ही पलट दी। किताबें और पेन पेंसिल हवा में उड़ गए। केविन डर के मारे अपनी कुर्सी से 2 फीट ऊपर उछल पड़ा। वह चिल्लाया, ईथन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने उसकी बात का जवाब अपने पैर से दिया। मैंने एक और जोरदार लात मारी और केविन की कुर्सी को भी जमीन पर गिरा दिया। तुरंत ही केविन के डर और दर्द की चीखें पूरे क्लासरूम में गूंजने लगी। मैंने उसे खूंखार नजरों से घूरा और पूरी क्लास की तरफ देखकर कहा, बकवास बंद करो। मैं तुम सबको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माता पिता को एक एक करके स्कूल में घसीटा जाए, तो आज के बाद मेरी डेस्क की किसी भी चीज को छूने की हिमाकत मत करना। मैं ईथन राइट, कोई ऐसा वैसा ऐरा गैरा इंसान नहीं हूँ जिससे तुम पंगा लेकर बच जाओगे, समझे? ये देखकर टाइलर अपनी सीट से खड़ा हो गया, मानो वह दुनिया का सबसे शरीफ और नेक इंसान हो। उसने ऊंची आवाज में कहा, ईथन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हम सब यहाँ क्लासमेट्स हैं। तुम अपने ही क्लासमेट को इस तरह सबके सामने कैसे डरा धमका सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, टाइलर, तुम तो चुप ही रहो। तुमने ही चुपके से स्कूल में डेटिंग करके सारे नियम तोड़े थे, फिर भी तुम यहाँ शरीफ बनने का घटिया नाटक कर रहे हो और अपने दोस्तों को मुसीबत में डाल रहे हो। अगर मैं आज तुम्हारी और क्लोई की डेटिंग वाली बात प्रिंसिपल सर को खुलकर बता दूं, तो तुम्हारी इस आशिकी की वजह से इन सबको सजा, डिमेरिट मिल जाएगी। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो? ये सुनते ही टाइलर का चेहरा गुस्से और शर्म से पीला पड़ गया। मेरी इस नैतिकता वाली बात ने उसके ढोंग की धज्जियां उड़ा दी थी। टाइलर को भीगा बिल्ली बनकर चुप खड़ा देखकर केविन फिर से उसकी चापलूसी करने के लिए आगे आया। ईथन, बकवास बंद करो। हमें बस तुम्हारा यह नया रूप पसंद नहीं आया। इसका टाइलर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा, ओह अच्छा, तो तुम खुद मान रहे हो कि आज तुमने ही मेरी डेस्क गिराई थी? सुन लो केविन, आज तुमने मेरी डेस्क गिराने की हिम्मत की है, कल को तुम मुझे जान से मारने या चोट पहुंचाने की भी हिम्मत करोगे। मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ टीचर को ही नहीं बल्कि सीधे पुलिस को बुलाना चाहिए। जैसे ही पुलिस का नाम मेरे मुंह से निकला, केविन का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसके पसीने छूट गए। मुझे क्लास से बाहर जाते देख वह घबरा कर आगे बढ़ा और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ईथन, वहीं रुको, मेरी बात सुनो। ठीक उसी पल क्लास के दरवाजे से चीनी भाषा के टीचर अंदर आ चुके थे और उन्होंने आते ही देख लिया कि केविन मुझे जबरदस्ती खींच रहा है। टीचर चिल्लाए, ईथन, ये देखो। केविन के उस जोरदार झटके के कारण मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सीधे उस डेस्क से जा टकराया जो जमीन पर गिरी हुई थी। मुझे इस तरह गिरते देख चीनी भाषा के टीचर मेरी मदद के लिए तेजी से आगे भागे। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा, ईथन, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बनाया और सिर हिलाते हुए कहा, टीचर, मैं ठीक हूँ। टीचर ने गुस्से में पूरी क्लास को देखा। आखिर यहाँ क्या बवाल मच रहा है? क्लासरूम की ये हालत किसने की? इतनी अव्यवस्था क्यों है? केविन और उसके सारे साथी एक तरफ दुबक कर खड़े हो गए। उनका पूरा शरीर डर के मारे अकड़ गया था। उनमें सच बोलने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं थी। वे बस तनाव भरी और डरी हुई नजरों से मुझे देख रहे थे कि अब ईथन हमारी शिकायत करेगा और हम सस्पेंड हो जाएंगे। वे मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैंने केविन और उसके चमच्चों की ओर देखा। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मैंने उन्हें अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। मैंने टीचर से कहा, सर, रिसेस के दौरान हमारे बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब हमने आपस में बात करके उसे सुलझा लिया है ना केविन? ये सुनकर कि मैंने उनकी शिकायत नहीं की और उन्हें बचा लिया, केविन और बाकी लड़कों के होश उड़ गए। वे पूरी तरह अवाक और हैरान रह गए। चीनी भाषा के टीचर को मेरी बात पर पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने मुझे उठने में मदद की और कड़े लहजे में कहा, देखो, जब तक छोटी मोटी गलतफहमी आपस में दूर हो जाती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि कोई यहाँ जानबूझकर बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए चीनी भाषा के टीचर ने सीधे टाइलर की तरफ घूर कर देखा। दरअसल टाइलर और क्लोई की गुपचुप डेटिंग की खबर पूरे टीचर्स स्टाफ रूम में आग की तरह फैल चुकी थी। टीचर की उस संदेहास्पद और तीखी नजर को देखकर टाइलर बहुत असहज महसूस करने लगा। उसे समझ आ गया कि अब उसकी इज्जत दांव पर है। क्लास खत्म हुई। जैसे ही मैं रोज की तरह मैदान में दौड़ने रनिंग करने जाने लगा तो टाइलर खुद चलकर दबे पांव मेरे पास आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि एक गहरा अपराध बोध और डर साफ दिखाई दे रहा था। टाइलर दबे पांव मेरे पास आया और उसने बड़ी ही चालाकी से अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वह अपनी नकली हमदर्दी दिखाते हुए बोला, ईथन यार, जब केविन और बाकी लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मुझे सच में माफ कर दो भाई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैंने उसे बहुत ही बेरुखी और ठंडी नजरों से घूरा और कहा, क्या मेरी चोट से तुम्हारा कोई लेना देना है? ये कहकर मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि टाइलर घबराकर सीधे मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह थोड़ा ऊंची आवाज में बोला,
आइथन यार, जब मैंने अपनी गलती मान ली है तो बस अब मुझे माफ भी कर दो। आखिर हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि जब क्लोई ने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई तो तुम दिल ही दिल में बहुत नाराज हो गए थे और इसीलिए तुमने गुस्से में आकर डीन सर से हमारी शिकायत कर दी। लेकिन यार, भावनाओं के मामले में तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती ना। टाइलर ने जानबूझकर ये सब इतनी जोर से कहा ताकि कॉरिडोर हॉलवे में खड़े बाकी सभी छात्र सुन सकें और सबको लगे कि मैं जलन के मारे यह सब कर रहा हूँ। मैंने आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर नजर डाली जो इस गपशप का मजा लेने के लिए उत्सुक थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने टाइलर की आंखों में देखते हुए कहा, क्लोई की बात कर रहे हो? अरे वो तो बस एक ऐसी चीज थी जिसे मैं अपनी जिंदगी में अब और नहीं चाहता था। अगर तुम्हें वह इतनी ही पसंद है तो रखो, वह तुम्हारी हुई। ये कड़क शब्द कहकर मैं टाइलर को वहीं छोड़ते हुए उसके कंधे के पास से गुजर गया। वह एक पल के लिए एकदम सन्न रह गया। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ऐसी चीज जिसे मैं नहीं चाहता था। इस मोटे ईथन के इस वाक्य का आखिर क्या मतलब था? ठीक उसी समय क्लोई बहुत ही रो उतरा हुआ चेहरा लेकर डीन के ऑफिस से बाहर निकली। होम रूम टीचर ने सजा के तौर पर उसे पूरे क्लास पीरियड तक ऑफिस के बाहर खड़ा रखा था और तो और उसके क्रेडिट पॉइंट्स भी काट लिए थे। मुझे देखते ही वह गुस्से में बुदबुदाई, ईथन। मैं वहीं रुक गया। मैंने देखा कि क्लोई ने अपनी बड़ास निकालने के लिए एक झटके में टाइलर का हाथ थाम लिया। वह चिल्लाकर बोली, आज से टाइलर मेरी यानी क्लोई वेंस का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है। अब कोई भी हमें अलग करने के बारे में सोचे भी नहीं। मैंने मुड़कर टाइलर को देखा और मन ही मन उसकी औकात पर हंसा। अपनी पिछली जिंदगी में क्लोई कई सालों तक टाइलर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो जवानी के दिनों में उसे पा नहीं सकी थी। जैसा कि कहावत है, जो चीज आप आसानी से हासिल नहीं कर पाते वह आपको जिंदगी भर अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब आप इसे असल में पा लेते हैं तो पता चलता है कि वह उतनी अच्छी भी नहीं थी। खासकर इसलिए क्योंकि वेंस परिवार अब पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था और टाइलर कोई अमीर खानदान का लड़का नहीं बल्कि बस एक ड्राइवर का बेटा था। भविष्य में उन्हें कितनी कंगाली और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये टाइलर के रईसी वाले झूठ से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाला था। उनके इस आशिकी के रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये मैं अच्छे से समझ सकता था, इसलिए उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करके मैं मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। दोपहर में जैसे ही आखिरी पीरियड खत्म हुआ, मैं क्लास एफ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और नताली का इंतजार करने लगा। उसी समय मेरी नजर स्कूल के कॉरिडोर पर पड़ी। मिसेस वेंस, क्लोई की माँ, गुस्से में पैर पटकती हुई स्कूल के अंदर आ रही थी। कुछ ही देर में ऑफिस के बाहर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। मैं क्लास एफ के सामने खड़ा था, लेकिन वहां से भी मुझे ऑफिस के अंदर से आ रही चटाक की एक जोरदार थप्पड़ की आवाज साफ सुनाई दी। उसके तुरंत बाद मिसेस वेंस की चीखने की तीखी आवाजें आई जो हर किसी के कानों में चुभ रही थी। क्लोई वेंस, तुम्हें अगर अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है तो मत करो, लेकिन मुझे समाज में अपनी इज्जत प्यारी है। तुम्हें इस आवारा लड़के के साथ डेटिंग शुरू करने की इजाजत किसने दी? दरअसल क्लोई अब मिसेस वेंस की इकलौती उम्मीद बची थी। अगर क्लोई इस आशिकी के चक्कर में पड़कर अपनी पढ़ाई बर्बाद कर लेती तो डूबता हुआ वेंस परिवार सचमुच सड़क पर आ जाता। खासकर ऐसे नाजुक वक्त पर जब वेंस परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी। क्लोई राइट परिवार के वारिस मुझसे को छोड़कर एक गरीब लड़के के प्यार में पड़ गई थी। हमारे राइट परिवार के अलावा इस मुश्किल घड़ी में भला वेंस परिवार की मदद और कौन कर सकता था? तभी नताली की एकदम साफ और शांत आवाज मेरे कानों में पड़ी। जैसे ही मैं मुड़ा, नताली ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसने बिना समय गंवाए कहा, चलो पूल की तरफ चलते हैं। मैंने तुम्हारी बॉडी का साइज देखा है। वजन घटाने के लिए अगर तुम इस शरीर से अभी रनिंग दौड़ना करोगे तो उसका असर बहुत कम होगा और तुम्हारे घुटनों को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। तुम्हारे भारी शरीर के लिए अभी तैराकी, स्विमिंग करना सबसे ज्यादा सही रहेगा। मैंने तुरंत मौका देखकर कहा, तो फिर चलो मेरे घर चलते हैं। मेरे घर पर एक बहुत बड़ा और आलीशान पर्सनल पूल है। यह अचानक मिला न्योता सुनकर नताली एक पल के लिए ठिठक गई। वह थोड़ी झिनकी। मैंने उसका संकोच दूर करने के लिए तुरंत अपनी जेब से $50 का एक नोट निकाला और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, चिंता मत करो नताली, आने जाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। नताली ने अपने हाथ में उस $50 के नोट को देखा, कुछ पल के लिए शांत रही और फिर बहुत ही स्वाभिमान के साथ वह नोट मुझे वापस लौटा दिया। उसने कहा, मुझे एडवांस पेमेंट पहले ही मिल चुका है क्योंकि मैंने तुम्हारा वजन कम करने में मदद करने का वादा किया है, इसलिए मैं तुमसे एक भी डॉलर एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। ये देखकर मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और हम दोनों एक एक करके स्कूल के मेन गेट की ओर चल पड़े। जैसे ही हम गेट से बाहर आए, अचानक हमारे ठीक सामने मेरी वही आलीशान लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। हमारे ड्राइवर अंकल ली ने बाहर निकलकर पूरे सम्मान के साथ खुद नताली के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। नताली ने ऐसी महंगी गाड़ी को पहले कभी करीब से नहीं देखा था, इसलिए वह थोड़ी हिचकिचाहट और घबराहट के साथ कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैं भी तुरंत उसके ठीक पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गया। मैंने नताली के चेहरे पर वह साफ दिख रही घबराहट देखी तो मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैंने उसका डर दूर करने के लिए हौसले से कहा, घबराओ मत नताली, मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान हैं। उन्हें बस वो घमंडी क्लोई पसंद नहीं है, बस इतनी सी बात है। तुम्हारे साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी आकर रुकी। सामने राइट परिवार का एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत विला था। जैसे ही नेटली और मैं कार से उतरकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, घर के अंदर से आ रही गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाने की खुशबू ने हमारा स्वागत किया। खुशबू सूंघते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए नेटली से कहा, चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, खाना खा लेंगे तभी तो कसरत करने की ताकत आएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेटली अभी मना करने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि पीछे से मेरी मम्मी की कड्डे की आवाज आई।
मम्मी ने नेटली की बात बीच में ही काटते हुए मुझसे कहा, एथन जल्दी करो, अपने जूते बदलो और सीधे डाइनिंग टेबल पर आओ। जैसे ही मम्मी बरामदे की तरफ बढ़ी, अचानक उनकी नजर मेरे पास खड़ी नेटली पर पड़ी। वो चौंक गई। नेटली, तुम यहाँ? तभी मेरे पापा भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे थे। नेटली को मेरे साथ देखकर उनके तो होश ही उड़ेज गए। वह मन ही मन सोचने लगे, मेरा बेटा तो वेंस परिवार के लोगों से सख्त नफरत करता था, फिर अचानक यह नेटली वेंस के इतने करीब कैसे आ गया? माहौल को हल्का करने के लिए मैं घरेलू और दोस्ताना अंदाज में बोला, मम्मी पापा, नेटली यहाँ मेरा वजन कम कराने में मेरी मदद करने आई है। अब से हर रात डिनर पर इसके लिए भी एक थाली सजेगी। मैंने यह बात इतने हक से कही कि नेटली के पास मना करने का कोई मौका ही नहीं बचा। मेरे माता पिता ने एक दूसरे को देखा। सच कहें तो उन्हें वेंस परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी तहजीब निभाते हुए उन्होंने बहुत ही प्यार से नेटली को अंदर बुलाया, जूते बदलने को कहा और खाने की मेज पर ले आए। लिविंग रूम की बड्ढी सी मेज पर 6 तरह की सब्जियां और एक गर्मा गर्म सूप सजा हुआ था, लेकिन मेरी तो डाइट चल रही थी। मैं अपने वजन को लेकर मजबूर था, इसलिए अपनी प्लेट में सिर्फ थोड़े से उबले हुए झींगे, झींगा मछली और ब्रोकली रख पाया। तभी मैंने नेटली की तरफ देखा। वह बेचारी इतनी दुबली पतली और कमजोर लग रही थी कि मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने बिना सोचे समझे चम्मच उठाई और उसके कटोरे में ढेर सारे चावल डाल दिए। मैंने प्यार से कहा, चलो जल्दी से इसे आराम आराम से खाओ, अगर कम पड़ी है तो रसोई में और भी रखा है। नेटली ने धीरे से कहा, शुक्रिया श्रीमती राइट। जैसे ही नेटली ने चावल का आखिरी दाना खाया, वह शालीनता से उठी और झूठे बर्तन धोने के लिए रसोई की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर मैंने तुरंत अपनी चॉपस्टिक मेज पर पटकी और रसोई की तरफ दौड़ियाच लगा दी। मैंने आवाज दी, नानी वो बर्तन। नानी वो तुरंत भागते हुए आई और नेटली के हाथ से बर्तन ले लिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिस वेंस, आप ये सब मुझ पर छोड़े हाथ दीजिए, मैं कर लूंगी। नेटली ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे घर के पिछले हिस्से में बने स्विमिंग पूल की तरफ ले गया। जब नेटली ने उस पूल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पूल किसी स्कूल के बड्ढे से तैराकी ट्रैक जितना विशाल था। मैं अंदर गया और अपना स्विम सूट पहनकर बाहर आया। तभी नेटली ने मेरे हाथ में एक कागज थमाया। ये मेरा वेट लॉस शेड्यूल था। छुट्टियों के दिनों में उसने मेरी सेहत और शरीर के हिसाब से एक बेहद शानदार और बारीक प्लान तैयार कर लिया था। मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा, अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी इसे बना भी लिया। मैंने उस चार्ट को ध्यान से देखा। उसमें छोटी से छोटी बात लिखी हुई थी। मुझे रोज क्या खाना है, कितना पानी पीना है और कितनी देर कसरत करनी है, सब कुछ तय था। नेटली ने बहुत ही संजीदगी से मुझसे कहा, वजन घटाने का मतलब खुद को भूखा मारना नहीं होता। तुमने आज रात बहुत कम खाना खाया है। तुम्हें खीरे और चेरी टमाटर ज्यादा खाने चाहिए। लौकी, तुरई और मक्का जैसी चीजें भी सेहत के लिए अच्छी हैं। हाँ, लेकिन पेट ठूस ठूस कर नहीं खाना है। शुरुआत के दिनों में तुम्हें हर रात थोड़ी सी हल्की भूख के साथ ही सोना होगा। मैंने ना समझी में अपना सिर हिलाया, जैसे मुझे आधी बातें समझ आई हों और आधी हवा में उड़ाज गई हों। मुझे उलझन में देखकर नेटली एक पल के लिए चुप हुई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, मैं रोज खुद यहाँ रहकर तुम पर नजर रखूंगी, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली और मैंने हामी भर दी। इस बीच मेरे मम्मी पापा दबे पांव पीछे आ गए थे। वे दोनों कोने से सिर निकालकर बड़े गौर से हमें देख रहे थे। नेटली पूल के किनारे खड़ी होकर बड़ी गंभीरता से मेरी तैराकी पर नजर रख रही थी। पूरी कसरत के दौरान उन दोनों के बीच कोई फालतू बात नहीं हो रही थी। मम्मी ने हैरान होकर पापा के कान में फुसफुसाया, ये क्या चल रहा है? क्या ये दोनों यहाँ सच में सिर्फ कसरत करने आए हैं? पापा भी पूरी तरह चकित थे। उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटे का दिल बदल गया हो? वह अब क्लो को छोड़ ढान कर इस नेटली के प्यार में पड़े डच गया है। दोनों पति पत्नी अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे और अजीब अजीब अंदाजे लगा रहे थे। उनकी फुसफुसाहट से मेरा और नेटली का ध्यान भटक गया। मैंने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और चिल्लाकर पूछा, मम्मी पापा, आप दोनों वहाँ छिपकर क्या कर रहे हैं? पकड़े जाने के डर से मम्मी पापा झेंप गए और जल्दी से कोने से बाहर आ गए। पापा ने बात संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी और मैंने तुम्हारे लिए कुछ ताजे फल काटे थे। जब तुम तैरकर थक जाओ तो इन्हें खा लेना। मम्मी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, और सुनो, अगर सिर्फ तैरने से बोर हो जाओ तो दूसरी मंजिल पर हमारा जिम है, वहाँ कसरत के बहुत सारे सामान हैं, वहाँ चले जाना। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी झूठी मुस्कान थी। मैं एक ही नजर में समझ गया कि मेरे माता पिता कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और कहानी बना रहे हैं। मैं पूल से बाहर आया, मम्मी के हाथ से फलों की प्लेट ली और कहा, थैंक यू मम्मी, अब आप दोनों अंदर जाइए और प्लीज हमें देखना बंद कीजिए। मैंने हल्के से उन्हें अंदर की तरफ धकेला। उनके जाने के बाद मैंने नेटली की तरफ देखा और शर्माते हुए कहा, चलो शुरू करें। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ी डेच रहा और मैं मजे से तैर रहा हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्म आ रही थी। और हुआ भी यही। जैसे ही मैंने पानी से अपना सिर दोबारा बाहर निकाला, मेरी आंखें सीधे नेटली की गहरी और संजीदा आंखों से जा टकराईं। वह मुझे ही देख रही थी। घबराहट में मेरे मुंह से एक अजीब सी बेवकूफाना हंसी निकल गई। मैंने सकपकाते हुए कहा, अम्मा तुम भी कुछ फल खा लो। हाँ, और शर्म के मारे मैंने तुरंत अपना सिर वापस पानी के अंदर डुबो लिया। नेटली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पानी के अंदर जाने से ठीक पहले मैंने देखा शर्म के मारे उसके कानों के किनारे बिल्कुल लाल हो चुके थे। इसके बाद पूरे 7 दिनों तक नेटली और मैं स्कूल खत्म होने के बाद हर शाम एक साथ मेरे घर आने लगे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि स्कूल में इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस वक्त पूरे स्कूल के बच्चे सिर्फ क्लो और टाइलर के ड्रामे और उनकी बातों में खोए हुए थे। उस दिन स्कूल में ऐसा हंगामा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। क्लोई ने टाइलर के चक्कर में अपने ही घर वालों से इतना बड़ा झगड़ा कर लिया कि बात हाथ से निकल गई। उसने चिल्लाकर यहाँ तक कह दिया कि वह वेंस खानदान की जायदाद और अपनी वारिस की गद्दी छोड़ देगी। ये सुनकर उसकी माँ मिसेस वेंस सदमे के मारे लगभग अस्पताल पहुंचने की हालत में आ गई थी। स्कूल के टीचर भी क्लोई और टाइलर की हरकतों के आगे पूरी तरह बेबस थे। एक दिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, एक स्टूडेंट घबराया हुआ अंदर भागा और चिल्लाया, अरे नहीं,
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले और इंग्लिश टीचर का ख्याल आया। पूरे 7 दिन बीत चुके थे और अब तो धमाका होना ही था। बाकी स्टूडेंट्स को अंदाजा नहीं था कि बात क्या है, लेकिन मजा लेने और इस ड्रामे को देखने के लिए सब के सब एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही सब ऑफिस के पास पहुंचे, अंदर से इंग्लिश टीचर की तीखी और गुस्से से भरी आवाज गूंजी, मिस्टर वांग, आज तो आपको मुझे जवाब देना ही होगा। होम रूम टीचर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने बिना देर किए एक स्टूडेंट को भेजकर टाइलर को फौरन ऑफिस बुलवाया। जैसे ही टाइलर ने ऑफिस में कदम रखा, इंग्लिश टीचर की गुस्से से लाल आंखें उस पर टिक गईं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, टाइलर इवांस, यहाँ आओ, और उसे घसीटते हुए होम रूम टीचर के सामने ले गईं। सच सच बताओ, तुमने उन चॉकलेट्स में क्या मिलाया था? इंग्लिश टीचर ने कड़कती आवाज में पूछा। वही इंग्लिश टीचर जो कुछ हफ्तों पहले तक एकदम दुबली पतली थी, अचानक सबके सामने बहुत मोटी हो गई थी। टाइलर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। टाइलर की यह हालत देख होम रूम टीचर तुरंत उसके बचाव में आ गए। उन्होंने कहा, मिस लू, आपका वजन अगर खुद बढ़ रहा है तो आप मेरे स्टूडेंट पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? भला एक सीधा साधा स्टूडेंट आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रग्स क्यों देगा? ये सुनते ही इंग्लिश टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरा वजन अजीब तरीके से बढ़ रहा है। रोज चॉकलेट का डिब्बा खाने के अलावा मैंने सिर्फ चाय पी थी। भला एक हफ्ते में किसी का वजन 15 पाउंड कैसे बढ़ सकता है? मुझे शक हुआ तो मैंने उन चॉकलेट्स को जांच के लिए लैब में भेजा और रिपोर्ट में जो आया वो होश उड़ाने वाला है। किसी ने उन चॉकलेट्स में हार्मोन्स मिलाए थे। टाइलर, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बाहर खड़े स्टूडेंट्स के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सब चौंक गए। चॉकलेट में हार्मोन्स, ये तो बहुत डरावनी बात है। टाइलर तो इतना सीधा है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? स्टूडेंट्स को पहली बार स्कूल में इतनी जबरदस्त गपशप जो मिल रही थी। तभी होम रूम टीचर ने जैसे ही वह लैब रिपोर्ट देखी, उनका चेहरा भी काला पड़ गया। रिपोर्ट का सच साफ था। उन्होंने गुस्से में टाइलर को अपनी तरफ खींचा और डांटते हुए पूछा, टाइलर, क्या यह सच है? क्या यह सब तुमने किया है? टाइलर की तो मानो जान ही निकल गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चॉकलेट का एक डिब्बा उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। वह रोने जैसी आवाज में बोला, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। भगवान के लिए यकीन मानिए, मैंने नहीं किया। अभी भी झूठ बोल रहे हो। इंग्लिश टीचर चिल्लाई, इतनी कम उम्र में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हो? बड़े होकर अपराधी बनोगे क्या? अभी के अभी अपने माता पिता को फोन करो और यहाँ बुलाओ। इस बात का फैसला आज होकर रहेगा। इंग्लिश टीचर जैसे ही टाइलर को फोन की तरफ खींचने लगी, तभी भीड़ को चीरती हुई क्लोई आगे आई और चिल्लाई, रुकिए, वो चॉकलेट्स में दवा मैंने मिलाई थी। टाइलर का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ खड़ा हर कोई देख सकता था कि क्लोई सिर्फ टाइलर को बचाने के लिए यह इल्जाम अपने सिर ले रही थी। क्लोई ने टाइलर को अपनी तरफ खींचकर पीछे छुपा लिया और कहा, हाँ, मैंने किया था। अगर आपको पेरेंट्स को बुलाना है तो मेरे माता पिता को बुलाइए। और बस क्लोई के माता पिता को स्कूल बुला लिया गया। जब मिसेस वेंस को पता चला कि उनकी बेटी किसी और की गलती की सजा खुद भुगत रही है, तो टाइलर के लिए उनके दिल में नफरत और बढ़ गई। लेकिन इंग्लिश टीचर इतने पर भी शांत नहीं हुई। वो पुलिस बुलाने और क्लोई का नाम स्कूल से काटने पर अड़ गई। आखिरकार मिसेस वेंस के बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद मामला शांत हुआ। इसके बदले उन्हें $2 लाख, लगभग $2.25 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा और क्लोई के स्कूल रिकॉर्ड में एक बहुत बड़ा डीमेरिट, खराब रिकॉर्ड का दाग लग गया। जूनियर ईयर जैसे जरूरी साल में इतने बड़े दाग का मतलब था क्लोई का उस टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना हमेशा के लिए टूट जाना, जहां जाने की उसने कसम खाई थी। दूसरी तरफ मेरा मूड आज बहुत शानदार था। दोबारा जन्म लेने के महज 10 दिनों के अंदर ही मेरी मेहनत रंग लाई थी और मेरा वजन 20 पाउंड कम हो चुका था। मुझे पता था कि आगे वजन घटाना और मुश्किल होगा, लेकिन यह शुरुआत बहुत दमदार थी। फाइनल एग्जाम्स, वार्षिक परीक्षा पास आ रहे थे। क्लास ए के सभी बच्चे दिन रात एक करके किताबों में डूबे हुए थे, नोट्स रट रहे थे। लेकिन उस घटना के बाद ऐसा लगता था जैसे क्लोई ने अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान ली हो। वह अब पढ़ाई छोड़कर हर दिन क्लास बंक करती और टाइलर के साथ डेट्स पर घूमती रहती। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरे सामने वाली कुर्सी पर जोर से लात मारी। मैंने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी और जैसे ही सिर उठाकर देखा तो सामने सचमुच क्लोई खड़ी थी। मैंने बिना डरे बहुत बेताबी से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सच बताना। पिछली बार टीचर की चॉकलेट वाली घटना के पीछे असली हाथ तुम्हारा ही था ना? तुम किस आधार पर कह रही हो कि यह सब मैंने किया था? ईथन ने पूछा। क्लोई ने ईथन को बेहद नफरत भरी नजरों से देखा और चिल्लाई, टाइलर के अलावा सिर्फ तुमने ही उन चॉकलेट्स को छुआ था और फिर भी तुम मुकर रहे हो। तुम मुझ पर शक करने के बजाय टाइलर पर शक क्यों नहीं करती? टाइलर बहुत ही नेक और साफ दिल का इंसान है। दूसरी तरफ तुम हो। ईथन, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने गिरे हुए और बुरे इंसान हो? ईथन ने अपनी किताब बंद की। उसके चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही कोई शिकन। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास सच में दिमाग है तो खुद जांच करो, सबूत ढूंढो। अगर तुम यह साबित कर देती हो कि यह मैंने किया है तो शौक से पूरी दुनिया के सामने मेरा पर्दाफाश कर देना। लेकिन जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो। ये तुम्हारी बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। ईथन की इस बात ने क्लोई के गुस्से में घी का काम किया। वह पूरी तरह भड़क गई। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा, खड़ी हुई और ईथन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अगले ही पल किसी ने हवा में ही क्लोई का हाथ लपक कर उसे रोक दिया। वह नताली थी। नताली ने कड़क आवाज में कहा, ये लाइब्रेरी है, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ तुम जब चाहो हंगामा खड़ा कर सको। तुम खुद को समझती क्या हो? चलो यहाँ से बाहर निकलो। क्लोई ने नताली की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन नताली की पकड़ फौलादी थी। नताली ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, लाइब्रेरी असिस्टेंट होने के नाते यहाँ शांति बनाए रखना मेरा काम है। क्या मुझे सिक्योरिटी अलार्म बजाना पड़ेगा? क्लोई ने तमतमाए चेहरे से पहले नताली को देखा और फिर ईथन की तरफ मुड़ी। वह ताना मारते हुए बोली, अरे वाह, क्या तुम दोनों अब साथ हो गए हो? ईथन, तुम पहले बेशर्मों की तरह एक परजीवी कंजूस कीड़े की तरह मेरे पीछे पीछे घूमते थे और अब तुमने नताली को पकड़ लिया। क्लोई के मुंह से ये गंदे शब्द निकलते ही
छटाक। नताली का हाथ बिजली की तेजी से चला और उसने क्लोई के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया। मामला और ज्यादा न बिगड़े इसलिए ईथन तुरंत दोनों के बीच में आ गया। उसने कहा, नताली शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। ईथन की बात सुनकर नताली थोड़ी शांत हुई। उसने जमीन पर बैठी क्लोई की तरफ ठंडी और डरावनी नजरों से देखा और कहा, अपनी जबान संभाल कर बात करो। अगर अगली बार तुम्हारी जबान से ऐसा कुछ निकला तो मैं उसे खींच लूंगी। क्लोई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नताली उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। एक पल के लिए तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और जैसे ही वह पलटवार करने के लिए झपटी, ईथन ढाल बनकर नताली के आगे खड़ा हो गया। ईथन ने क्लोई से कहा, क्लोई शुरुआत तुमने की थी और तुमने ही गंदी बातें बोली थी, इसलिए यह थप्पड़ खाना तो तुम्हारा बनता ही था। अगर अब तुमने दोबारा लड़ाई की तो पूरी गलती तुम्हारी होगी। क्या तुम सच में अपने नाम के आगे एक और डीमेरिट खराब रिकॉर्ड लगवाना चाहती हो? क्लोए गुस्से में चिल्लाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक और डीमेरिट लग जाए। फर्क पड़ता है क्लोए, ईथन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। भूल मत हो, अगर तुम्हें एक और डीमेरिट मिला तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगर तुम यहाँ से निकाल दी गई तो तुम्हारे उस टाइलर का क्या होगा? टाइलर का नाम सुनते ही क्लोई का उठता हुआ हाथ हवा में ही थम गया। ईथन समझ गया कि उसने क्लोई की सबसे कमजोर नस दबा दी है। उसने तुरंत नताली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो नताली, पढ़ाई के लिए कोई और शांत जगह ढूंढने में मेरी मदद करो। इस बार क्लोई की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें रोक सके। क्लोई के जाने के बाद ईथन और नताली को बैठने की एक जगह मिल गई। नताली ने थोड़े रूखे और उदास लहजे में कहा, कितनी बुरी किस्मत है मेरी। खैर, मैं अपने काम पर वापस जा रही हूँ। ईथन को महसूस हुआ कि नताली अंदर से थोड़ी दुखी है। वह उसे दिलासा देने के लिए बोला, क्लोई ने अभी जो कुछ भी कहा वो सब बकवास था। उसकी अपनी सोच ही जहरीली और घटिया है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। नताली ने लंबी सांस ली। मुझे इस सब की आदत हो चुकी है। ईथन ने बात बदलने के लिए पूछा, वैसे तुम लाइब्रेरी असिस्टेंट हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नताली ने किताबें शेल्फ में रखते हुए कहा, क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। ईथन उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने कहा, तुम्हारे नंबर ग्रेड्स इतने अच्छे आते हैं, तुम्हें तो असल में क्लास ए में होना चाहिए था। वैसे तुम पहले कभी किसी लड़ाई झगड़े में पड़ी थी क्या? नताली के चेहरे के भाव बदल गए। उसने संक्षेप में कहा, मैं भूल गई। साफ था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ईथन ने माहौल को हल्का करने के लिए एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे याद आया कि वेंस परिवार में नताली की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी थी। कुछ सोचकर ईथन ने कहा, नताली, मुझे पता है कि तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? नताली ने पूछा, कैसी मदद? बताओ, मुझे पढ़ाई में मदद के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम अब से हर रात मुझे पढ़ा सकती हो? मैं तुम्हें घंटे के हिसाब से पैसे दूंगा। एक सेशन के $100 कैसा रहेगा? नताली ने हैरान होकर अपनी नजरें उठाई और ईथन को देखा। उसने कहा, जब भी तुम कोई एग्जाम देते हो, तुम्हारे नंबर हमेशा पूरी क्लास में टॉप 10 में होते हैं। तुम्हें किसी ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। ईथन ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे नहीं, आजकल मैं पढ़ाई में थोड़ा ढीला चल रहा हूँ। मेरे प्रैक्टिस टेस्ट के नंबर बहुत खराब आए हैं। टॉप 10 तो छोड़ो, मैं शायद टॉप 100 में भी ना आ पाऊँ। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी मदद से मैं यह फाइनल एग्जाम आसानी से पास कर लेता हूँ तो मैं तुम्हें $1000 का बोनस भी दूंगा। बस प्लीज मेरी मदद कर दो। ईथन के चेहरे पर सच्चाई देखकर नताली कुछ पल के लिए हिचकिचाई। ईथन ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, अगर तुम्हें रोज पढ़ाने में दिक्कत है तो तुम मुझे सिर्फ शनिवार और रविवार वीकेंड को पढ़ा दिया करना। नताली ने कुछ सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। नताली के हाँ कहते ही ईथन के चेहरे पर कामयाबी की एक शानदार खुशी चमक उठी। डील पक्की हो चुकी थी। ईथन के दिल को तसल्ली थी कि नताली जैसी होशियार लड़की की मदद से वह अगला फाइनल एग्जाम पक्का पास कर लेगा। ईथन जोश में आकर वापस पढ़ाई में जुटने ही वाला था कि अचानक नताली को जोरों की खांसी उठ गई। ईथन ने ध्यान से देखा, नताली का चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। खांसते खांसते उसका चेहरा और गर्दन लाल हो चुके थे। नहीं नहीं नताली, ईथन घबरा गया। उसने नताली का बुखार चेक करने के लिए जैसे ही उसका माथा छूना चाहा, नताली ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने रूखेपन से कहा। तभी लाइब्रेरी की दूसरी असिस्टेंट शेरिल हांफती और घबराती हुई वहाँ दौड़ी आई। उसने नताली को डांटते हुए कहा, नताली, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ तुम यहीं बैठना। तुम यहाँ क्यों चली आई? दवा? नताली को क्या हुआ है? ईथन ने हैरान होकर पूछा। शेरिल ने गुस्से में ईथन को देखा। और क्या होगा, उसे तेज बुखार है। और क्यों ना हो, पिछले कई दिनों से ये रात को देर से घर लौट रही थी और उन लोगों ने इसे पूरी पूरी रात घर के बाहर ठंड में बंद रखा। इतने दिनों तक ऐसा होने के बाद अगर इसे बुखार न होता तो ये कोई चमत्कार ही होता। शेरिल, नताली ने डांट कर शेरिल को चुप करा दिया। लेकिन ईथन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह सन्न रह गया। दरअसल ईथन का वजन कम कराने और उसे पढ़ाने के चक्कर में नताली रोज रात को 8 या 9 बजे तक व्यस्त रहती थी। ईथन के घर राइट विला और नताली के घर वेंस हाउस के बीच 2 किलोमीटर की दूरी थी। ईथन ने कई बार अपनी कार से छौदाजने की जिद की थी, लेकिन नताली हमेशा खुद ही पैदल जाने पर अड्डी रहती थी। ईथन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आंटी वेंस, नताली की सौतेली माँ, इतनी बेरहम होंगी कि रात को देर से आने पर उसे घर के अंदर भी नहीं घुसने देंगी। ओह ईथन, तुम सच में बेवकूफ हो, शेरिल ने गुस्से में कहा। तुमने कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? माहौल में भारी तनाव था। शेरिल ने नताली को दबा दी और दोनों के बीच की अजीब खामोशी को भांपते हुए बोली, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम लोग आराम से बात करो। नताली के पीले पडेस चुके चेहरे को देखकर शेरिल चुपचाप वहाँ से खिसक गई। ईथन का चेहरा चिंता और अफसोस से भर गया था। उसने भर्राई आवाज में पूछा, आंटी, वेंस ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? छुपाया क्यों? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नताली ने ठंडे स्वर में कहा। कैसे लेना देना नहीं है? ईथन चिल्लाया। अगर मैंने तुम्हें अपने पास काम पर न रखा होता तो आंटी वेंस तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नताली ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये मेरा अपना फैसला था और तुमने इस काम के लिए मुझे पैसे दिए थे। साफ बात यह है कि मेरा काम मेरी जिम्मेदारी है, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं और मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर नताली मुद्दी
और चली गई। उसे जाते देख ईथन का दिल अपराध बोध गिल्ट से टूट गया। उसने तो नादानी में सोचा था कि नताली को पैसे देकर वह उसकी मदद कर रहा है और अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। उसे क्या पता था कि उसकी यही मदद नताली के लिए एक नई मुसीबत बन जाएगी। शाम को जब ईथन अकेले घर लौटा तो उसकी माँ हैरान रह गई। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर 5 लोगों के लिए खाना तैयार किया था। ईथन, तुम अकेले क्यों आए हो? नताली कहाँ है? माँ ने पूछा। वह बीमार है, ईथन ने उदास होकर जवाब दिया। बीमार? क्या हुआ उसे? क्या तुम्हारे साथ वर्कआउट करते करते वह बहुत थक गई? पिता भी लिविंग रूम से बाहर आते हुए बोले। ईथन ने गहरी सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से मुझे पढ़ा रही थी और रात को देर से घर लौट रही थी। इसी वजह से आंटी वेंस ने उसे रात भर घर के बाहर बंद रखा और उसे तेज बुखार हो गया। अपनी बात खत्म करते ही ईथन ने अपने माता पिता की तरफ देखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, माँ, पापा, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। माता पिता ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उधर आसमान में अंधेरा घिर चुका था। बुखार से तपती हुई नताली अपने भारी शरीर को जैसे तैसे घसीटते हुए वेंस परिवार के घर के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन वहाँ पहले से ही आफत उसका इंतजार कर रही थी। सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी जिसमें से मिसेस वेंस और उनकी बेटी क्लो उतरी। साफ था कि मिसेस वेंस क्लो को अस्पताल से लेकर आ रही थी। क्लो के चेहरे पर आज सुबह लगी चोट का निशान अब भी साफ दिख रहा था। नताली को देखते ही क्लो रोते हुए चिल्लाई, माँ, इसी नताली ने मुझे मारा था। ये सुनते ही मिसेस वेंस का खून खौल उठा। उन्होंने नताली को गुस्से से घूरते हुए कहा, वाह नताली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने तुम्हें अपनी दयालुता की वजह से इस घर में पाला पोसा और तुम मेरी ही बेटी पर हाथ उठा रही हो। तुम कितनी बेरहम हो। तुम एक एहसान फरामोश भेदिये जैसी हो जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। मिसेस वेंस बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी और उन्होंने नताली का हाथ बुरी तरह मरोधा दिया। तुमने मेरी बेटी को मारा और फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस इस घर में आने की? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। नताली का दर्द से बुरा हाल था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मिसेस वेंस की पकड़ डर से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटी, मिसेस वेंस ने पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर वार करने की? मिसेस वेंस चीखी। थप्पड़ दो। इतना जोरदार था कि मिसेस वेंस के नुकीले नाखून नताली के गाल पर छप गए। नताली के गोरे गाल पर खून की लाल लकीरें साफ उभर आईं। नताली दर्द से कराह उठी, लेकिन ठीक उसी पल एक तेज कार की हेडलाइट्स की रोशनी सीधे उन तीनों के चेहरे पर आकर पड़ी। मैं और मेरे मम्मी पापा जैसे ही कार से उतरे, हमारे ठीक बगल में आकर 2 और गाड़ियां रुकी। गाड़ियों से राइट परिवार के बॉडीगार्ड और वकील बाहर निकले। ये ठाट बाट देखकर मिसेस वेंस तो हैरान रह गईं, मानो उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। मेरी माँ तुरंत दौड़कर नताली के पास गईं और उसे सहारा दिया। उन्होंने नताली के चेहरे पर खून से लथपथ खरोंचें देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से कांपती आवाज में बोली, मिसेस वेंस, क्या आप इंसान नहीं है? इतनी बेरहमी! मिसेस वेंस के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे भाई भाभी, आप लोग, दरअसल इस लड़की ने स्कूल में मेरी क्लोई पर हाथ उठाया था। मैं तो बस गुस्से में इसे सबक सिखा रही थी। बस गुस्से में सबक सिखा रही थी। मेरी माँ ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपने नताली को कड़ाके की ठंड में पूरी रात घर के बाहर बंद रखा। क्या यह भी सिर्फ एक सबक था? मुझे लगता है कि आप नताली को अपने पास रखने के लायक ही नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसे हमारे हवाले कर दें। क्या? मिसेस वेंस कुछ बोल पाती इससे पहले ही हमारे वकील ने आगे बढ़कर कुछ कानूनी दस्तावेज उनके हाथ में थमा दिए। वकील ने कड़क आवाज में कहा, मिसेस वेंस, आपने कानून तोड़ा है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहती हैं तो चुपचाप इस बच्ची को हमें सौंप दीजिए। तभी पास खड़ी क्लोई छिड़कर बोली, माँ, अगर ये इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दो ना, वैसे भी हमारे घर का खाना बचेगा। लेकिन मिसेस वेंस क्लोई जैसी बेवकूफ नहीं थी। वह दस्तावेजों को देखते हुए चालाकी से बोली, अगर मैं इसे आपको दे दूं तो मेरा क्या फायदा? आखिर यह मेरे पति के खून की रिश्तेदार है। मैं इसे ऐसे ही मुफ्त में तो नहीं जाने दूंगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे उनकी घटिया सोच पर हंसी आ गई। मिसेस वेंस हमेशा ऐसी ही थी, हर बात में सिर्फ अपना फायदा ढूंढने वाली। जब मैंने देखा कि मेरे पापा उन्हें कुछ पैसे या फायदा देने का मन बना रहे हैं तो मैंने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, आंटी वेंस, नताली के साथ आपने जो जुल्म किया है, अगर वह समाज में सबको पता चल गया तो आपके परिवार की बदनामी होगी। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमसे ही फायदा मांग रही हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। चलिए अब सीधे कोर्ट में बात होगी। और हाँ, अगर ये मामला पुलिस स्टेशन गया तो आपकी इस हरकत के लिए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और जेल जाने के बाद भी कोर्ट नताली को हमें ही सौंपेगा। ये सुनते ही मिसेस वेंस का चेहरा पीला पड़ गया। क्लोई भी डर गई और बोली, माँ, जल्दी से साइन कर दो ना, मैं वैसे भी इसका मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती। मिसेस वेंस भी डर रही थी, लेकिन बिना किसी फायदे के साइन करना उनके गले नहीं उतर रहा था। उन्हें हिचकिचाते देख मैंने बात को और पक्का किया, मम्मी पापा, चलिए यहाँ अच्छे बनने का नाटक बंद करते हैं। हम तो पुराने रिश्ते के नाते इनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जब ये जेल ही जाना चाहती हैं तो चलिए सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। यहाँ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं मुड़कर कार की तरफ बढ़ने लगी, मिसेस वेंस बुरी तरह घबरा गईं। वह चिल्लाईं, रुको, मैं साइन करती हूँ, मैं साइन करती हूँ। उन्होंने हड़बड़ाहट में बिना पढ़े ही कागजों पर दस्तखत कर दिए। दूर खड़ी मैं ये सब देख रही थी और मेरे चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई। साइन करने के बाद मिसेस वेंस मिन्नतें करते हुए बोली, अब इसे ले जाओ यहाँ से, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाना। मेरी माँ ने उस औरत की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने नताली को संभाला और कार में बिठाया। नताली तेज बुखार में तप रही थी और मिसेस वेंस के थप्पड़ की वजह से लगभग बेहोश थी। उसकी हालत देखकर मैंने चिंता में कहा, मम्मी, नताली का बुखार बहुत ज्यादा है, हमें तुरंत अस्पताल भागना होगा। पापा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सीधे अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। देर रात अस्पताल के एक कमरे में मेरे मम्मी पापा भर्ती करने के कागजात पूरे करने गए थे। मैं कमरे में नताली के बिस्तर के पास बैठी उसकी देखभाल कर रही थी। नताली का बुखार 102 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। उसे मारा गया थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका आधा चेहरा सूजकर लाल हो गया था और उस पर खून की 3 गहरी खरोंचें साफ दिख रही थी। डॉक्टर के इलाज के बाद उसे थोड़ा आराम मिला था। तभी अपनी धुंधली और अधमरी हालत में नताली ने होश खोते खोते अचानक अपना हाथ
हाथ बढ़ाया और पास ही खड़े एक मजबूत हाथ को कसकर पकड़ लिया। वह हाथ बहुत ठंडा और सुकून देने वाला था, जिसने पल भर में उसके शरीर और आत्मा की पूरी जलन को शांत कर दिया। अचानक नताली ने अपनी आंखें खोल दी। उसे इस तरह अचानक जागते देख मैं हैरान रह गया और थोड़ा चौंक भी गया। मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा, तुम जाग रही हो? जब नताली ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ। उसका माथा अभी भी तवे की तरह जल रहा था। मैंने फिक्र जताते हुए कहा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम अभी अस्पताल में हो। मेरे मम्मी पापा बस तुम्हारे एडमिशन भर्ती के कागजात पूरे करने गए हैं। कल सुबह होते ही हम सब घर चलेंगे। घर शब्द सुनते ही नताली की आंखों में एक अजीब सा धुंधलापन आ गया, जैसे वो कुछ सोच रही हो। मैंने अपनी बात जारी रखी, मेरे घर नताली, अब तुम्हें उस वेंस परिवार के घर कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनते ही नताली जैसे दंग रह गई। जाहिर था कि तेज बुखार की वजह से उसका दिमाग अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था और उसे कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। वेंस परिवार के घर के बाहर उसके साथ क्या हुआ था, इस बात का तो उसे होश ही नहीं था। इसी बीच मेरे मम्मी पापा वार्ड के अंदर आए। नताली को होश में देखकर मेरी माँ के चेहरे पर तसल्ली आई। वो आगे बढ़ी और बड़े प्यार से बोली, नताली बेटा, तुम यहाँ अस्पताल में आराम करो। कल सुबह सुबह तुम्हारे अंकल राइट और मैं तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। मैंने तुम्हारे स्कूल में छुट्टी की अर्जी भी दे दी है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तभी स्कूल जाना। ये सुनकर नताली की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, थैंक यू आंटी। अरे बेटा, थैंक यू कैसा, अब से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मेरी माँ ने प्यार से नताली के सिर पर हाथ फेरा। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, मम्मी पापा, आप दोनों अब घर जाकर आराम कीजिए। मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल सुबह मैं यहीं से सीधा स्कूल निकल जाऊंगा। मम्मी ने पहले मुझे देखा और फिर कमजोर नताली को। उन्हें भी लगा कि नताली को अस्पताल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मान गई। लेकिन पापा को थोड़ी चिंता थी। उन्होंने पूछा, अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ किसी केयर टेकर, देखभाल करने वाले को रोक दूं तो? मैंने कहा, नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही रात की तो बात है। आप बस यह याद रखिएगा कि अंकल लियो हमें कल सुबह लेने आ जाएं। मेरी जिद देखकर पापा भी और बहस नहीं कर पाए और मान गए। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने बिस्तर पर लेटी नताली को दिलासा दिया, अब तुम जल्दी से सो जाओ। आगे से तुम्हें पार्ट टाइम जॉब के लिए इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। न ही कभी तुम्हारा खाना छूटेगा और न ही कोई तुम्हें कभी घर से बाहर निकालेगा। आज से हम सब तुम्हारा परिवार है। मेरी बातें सुनकर नताली के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और वो गहरी नींद में सो गई। उसकी वो रात बहुत शांति से गुजरी। सुबह होते ही पापा ने ड्राइवर को जल्दी भेज दिया ताकि वो नताली को हमारे घर ले जा सके। चूंकि सरकारी अस्पताल हमारे लिंकिंग हाई स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही स्कूल के लिए निकल पड़ा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वेंस परिवार का ड्राइवर आज टाइलर को स्कूल छोड़ने आया था और उसके साथ क्लो भी थी। उन दोनों को हाथ में हाथ डाले चलते हुए देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन टाइलर ने खुद मुझे आवाज दे दी। क्लो का हाथ थामे टाइलर मेरे करीब आया, जैसे वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। वो बोला, एथन, आज तुम पैदल स्कूल जा रहे हो? पैदल चलना तो बहुत थका देने वाला होता है। वैसे भी तुम अब हमारे इतने पास नहीं रहोगे। अगर तुम चाहो तो क्लो हमें स्कूल लाते समय तुम्हें भी रास्ते से पिक कर सकती है। मैंने रूखे अंदाज में कहा, नहीं शुक्रिया, मेरा घर और क्लो का घर एक रास्ते पर नहीं है। मैं उनसे बहस किए बिना आगे बढ़ने लगा। तभी क्लो ने मुझे टोकते हुए कहा, एथन, टाइलर तो बस तुम्हारी मदद करना चाह रहा है। तुम्हारा यह बर्ताव कैसा है? वह भले ही अच्छा बन रहा हो, लेकिन मुझे उसकी ये भलाई नहीं चाहिए। मैंने तीखा जवाब दिया और उनके आगे निकल गया। पीछे से टाइलर की रोनी आवाज आई, क्लो, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। क्या एथन ने मुझे गलत समझ लिया? मुझे जाकर उसे समझाना चाहिए। इस पर क्लो ने कहा, तुम वेंस परिवार के दामाद हो टाइलर, तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तभी टाइलर फिर बोला, लेकिन देखा जाए तो मैंने ही एथन से उसकी पसंद की लड़की क्लो को छीना है। क्लो छिड़कर बोली, टाइलर, तुम एथन जैसे लालची इंसान के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छे बन रहे हो। तुम्हें उसके सामने दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी ये बातें सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मुझे उनसे घिन आ रही थी। मैं अचानक रुका, पलटा और सीधे उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। आसपास खड़े सब लोग हमें ही देख रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और सीधा टाइलर के चेहरे पर पानी फेंक दिया। टाइलर को भीगा हुआ देखकर क्लो गुस्से से तमतमा उठी और चिल्लाई, एथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने शांत लेकिन कड़े लहजे में कहा, अब तुम्हें मेरे सामने दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहाँ से चल दिया। क्लो मुझे और खरी खोटी सुनाना चाहती थी, लेकिन तभी स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड आ गया और मामला वहीं रुक गया। स्कूल के गेट पर टाइलर के चेहरे पर पानी फेंकने का यह किस्सा पल भर में पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गया। यहाँ तक कि मेरी क्लास के बच्चे भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। खैर, फाइनल एग्जाम्स, अंतिम परीक्षा पास में थे, इसलिए कोई भी इस लफ्ड डी डिगोगी में पढ़ डचकर अपने लिए मुसीबत नहीं खदेदी करना चाहता था। जूनियर ईयर 11वीं क्लास की पीआर हाई का बोझ पहले से ही बहुत ज्यादा था, इसलिए स्कूल के गेट पर जो तमाशा हुआ था, बच्चों ने उसे सीरियसली लेने के बजाय लंच ब्रेक में गपशप का एक मजेदार जरिया बना लिया। फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। लंच ब्रेक के दौरान क्लास का माहौल काफी तनाव से भरा हुआ था, लेकिन जब से नताली हमारे घर आई थी उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। यहाँ तक कि मंथली टेस्ट, मासिक परीक्षाओं में भी उसका परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा। पहले नताली पूरी क्लास में टॉप 5 में रहती थी, लेकिन अब वो मजबूती से नंबर 1 की गद्दी पर बैठ चुकी थी और नताली की मदद से मेरे मार्क्स भी सुधर गए थे और मैं टॉप 10 में आ गया था। तभी क्लास में वेंस परिवार को लेकर कुछ नई अफवाहें उड़ने लगी। खबर ये थी कि वेंस परिवार कंगाल होने की कगार पर है और अब इस बात को छिपाना नामुमकिन था। क्लास का एक लड़का बोला, अरे तुम लोगों ने सुना, क्लो वेंस का परिवार दिवालिया होने वाला है। दूसरा बोला, क्या बकवास कर रहे हो? वेंस परिवार कैसे कंगाल हो सकता है? वो तो हमारे शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। पहले वाले ने धीरे से कहा, ये सच है यार, मैंने अपने पापा को कहते सुना था कि क्लो के पापा की मौत से पहले उन पर बहुत सारा विदेशी कर्ज था। उनका बिजनेस काफी समय से घाटे में चल रहा था, इसलिए असल में उनके पास पैसे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। उसी वक्त टाइलर क्लास के अंदर आया। आजकल उसका और क्लो का एक अलग ही ढर्रा चल रहा था। साथ घूमना, डेटिंग करना और क्लास बंक छोड़ डालना करना तो जैसे
उनके रोज का काम बन गया था। टाइलर को आते देख केविन नाम का लड़का तुरंत गपशप मजे लेने के लिए उसके पास पहुंचा। अरे टाइलर, क्या तुम्हें पता है कि मिस क्लो का परिवार दिवालिया होने वाला है? टाइलर हंसते हुए बोला, दिवालिया? अरे मजाक करना बंद करो यार। कल ही क्लो मुझे गाड़ियों के शोरूम में लेकर गई थी। उसने मुझसे कहा है कि अगले साल जैसे ही मैं 18 साल का हो जाऊंगा वो मुझे एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करेगी। अगर वो कंगाल होने वाले होते तो क्या वो मुझे इतनी महंगी कार देने की बात करती? ये सुनते ही बाकी लड़कों की सोच बदल गई। हाँ सही बात है, वेंस जैसा बड़ा खानदान इतनी जल्दी कैसे डूब सकता है? पल भर में क्लास के लड़के फिर से टाइलर को जलन भरी नजरों से देखने लगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि क्लो टाइलर को मर्सिडीज खरीद कर देने वाली है, सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और उसकी चमचागिरी करने लगे। शोर शराबा इतना बरज गया कि मेरे कानों को कोई शांति नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने अपनी टेस्ट शीट उठाई और क्लास से बाहर निकल गया। मेरे बाहर जाते ही क्लास में मेरे बारे में बातें होने लगी। वैसे आजकल एथन को भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां स्कूल छोड़ने और लेने आती हैं। समझ नहीं आता कि उसके पास इतनी महंगी गाड़ियों में घूमने के पैसे कहाँ से आए। क्या वो एक गरीब कम आय वाला स्टूडेंट नहीं है? कहीं उसका परिवार भी तो बहुत अमीर नहीं है? दूसरा बोला, नहीं यार, अगर वो गरीब स्टूडेंट नहीं है तो फिर हमारी क्लास में वो लो इनकम वाला स्टूडेंट कौन है? दूसरों को इस तरह बातें करते देख टाइलर अंदर ही अंदर घबरा गया। उसे डर था कि कहीं सब उस पर शक न करने लगे। अपनी इमेज बचाने के लिए वो बड़ी चालाकी से शांत होकर बोला, अरे मैंने सुना है कि एथन के पापा किसी बहुत अमीर खानदान में ड्राइवर हैं। आजकल उन अमीर साहब के बॉस किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं, इसीलिए उनके पापा उस साहब की लग्जरी गाड़ी से एथन को स्कूल छोड़ने आ जाते हैं। ओ तो यह बात है। बाकी लड़के हामी भरने लगे। मैं भी सोचूं कि अचानक एथन के ठाट बाट कैसे बदल गए। तो उसके पापा अपने मालिक की कार का इस्तेमाल अपने बेटे को घुमाने के लिए कर रहे हैं। हम तो फालतू में ही उसे कोई बड़ा आदमी समझ रहे थे। ये तो सब दिखावा निकला। ये देखकर कि बाकी छात्र अब मुझसे नफरत कर रहे थे, टाइलर ने राहत की सांस ली। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं किसी को भी यह पता नहीं चलने दे सकता कि इस पूरी जूनियर क्लास में इकलौता गरीब छात्र मैं हूँ, वरना स्कूल में मैंने इतनी मेहनत से जो अपनी इज्जत बनाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इस सबसे दूर मैं कॉरिडोर के एक कोने में फर्श पर बैठकर शांति से मैथ्स के सवाल हल कर रहा था। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने दूध का एक पैकेट आया। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने नताली खड़ी थी। नताली ने धीरे से कहा, यह आंटी श्रीमती राइट ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। मैंने दूध का पैकेट हाथ में लेते हुए हैरानी से पूछा, मम्मी ने? उन्होंने तुम्हें ये कब दिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्योंकि नताली अब हमारे घर पर रह रही थी तो हम दोनों सुबह एक साथ ही स्कूल आए थे। मुझे अच्छे से याद था कि मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं दिया था। मैं तुरंत समझ गया कि नताली ने अपने बचाए हुए पैसों से ये दूध मेरे लिए खरीदा था। मैंने सुबह से लंच भी नहीं किया था, इसलिए मेरा पेट भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। मैंने थोड़े ढेर नखरे दिखाते हुए दूध के पैकेट को देखा और कहा, यार मैं डाइटिंग पर हूँ, लंच में दूध पीना क्या सही रहेगा? नताली मुस्कुराई, ये टोंड मलाई रहित दूध है, इसे पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझसे और सब्र नहीं हुआ। मैंने तुरंत स्ट्रॉ निकाली, पैकेट में डाली और दूध पीने लगा। उसका मीठा और मलाईदार स्वाद पाकर मेरी भूख शांत हुई और मुझे बहुत सुकून मिला। दूध पीते पीते मैंने कहा, नताली तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, तुम पहले क्लास F कमजोर बच्चों की क्लास में क्यों थी? अगर तुम क्लास A में होती तो हम दोनों हर ब्रेक में साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते थे। अरे भाई लोग, दूसरा पार्ट तो आ गया रे, अभी असली पिक्चर बाकी है, समझा क्या? अगर फुल कहानी देखने का है ना तो पूरा 2 घंटे का झकास वीडियो बनेगा। बस कमेंट सेक्शन में माचा डालो और अपुन को थोड़ा सपोर्ट दे डालो, बाकी का सेटिंग अपुन संभाल लेगा। चल अब अपुन निकलता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मास्ट रहने का, बिंदास रहने का और चैनल पे प्यार बरसाने का। कमेंट नहीं किया तो अपू मान लेगा कि तुम लोग सिर्फ ट्रेलर देखने आए थे।